हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज शर्मा आर्किटेक्ट। मैं आज आपको आगे लेआउट के बारे में बताऊंगा। आई होप आप इस इंटर्नशिप में काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। जैसे कि हमारे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, आपने ऑटोकैड के बारे में, ऑटोकैड के कमांड्स, ऑटोकैड में कौन कौन से बेसिक कमांड्स होते हैं, उनका यूज़र इंटरफेस क्या होता है, आपने ये सब देखा है, सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वो याद होगा। तो आज हम नेक्स्ट वीक का शेड्यूल स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा लेआउट प्लान और ऑटोकैड पे आर्किटेक्चरली हम क्या क्या सीखेंगे वो आपको बता दिया होगा। तो आज हम सीखेंगे कि ऑटोकैड को आर्किटेक्चर में कैसे यूज किया जाता है, जिसमें बेसिकली सबसे पहले हमारा लेआउट प्लान से स्टार्ट होता है। उसके बाद में डिटेल्स और सेक्शंस, एलिवेशंस और जितनी भी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स जो उसमें बनती हैं वो कैसे बनती हैं, वो हम इस वीक में सीखने वाले हैं। तो आपने पहले वीडियोस में सीखा होगा कि आर्किटेक्चर में कौन कौन से टूल्स होते हैं, मेजर मेजर जो टूल्स होते हैं, और उसमें कौन कौन से बेसिक कमांड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो आज मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगा। तो आज हम देखेंगे कि उन टूल्स को हम किस तरह से आर्किटेक्चर के प्लान्स बनाने में और उनकी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स बनाने में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। ये एक बहुत छोटा सा प्लॉट है, 25 बाय 45 का प्लॉट है, 25 फीट बाय 45 फीट का। इस पे इसकी बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स है, और हमें जो डिजाइनिंग करनी है इस पे वो सिर्फ 2 फ्लोर्स की ही करनी है। तो हम जब भी आर्किटेक्चर में कुछ डिजाइनिंग के लिए जाते हैं तो हम 4-5 चीजें ध्यान में रखते हुए उसको पहले बेसिक स्केचेस में लेके आते हैं। तो मैं आपको एक बार शो करता हूँ जो मैं स्केचेस किए थे इसके लिए, बेसिक फर्स्ट ड्राफ्ट और सेकंड ड्राफ्ट के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये 3 स्केचेस हैं, 3 स्टेजेस हैं जिसपे मैंने काम किया था। जैसे फर्स्ट ड्राफ्ट था जिसके अंदर बेसिक कुछ मैंने प्लानिंग किया, पहले देखा कि मेरा जो प्लॉट है उसका जो टेंटेटिवली कहाँ पे क्या स्पेसेस निकल के आती हैं, उसको मैं किस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ और किस तरह से उसको यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो इसमें आया था वो आया था नॉर्थ डायरेक्शन। इसमें हमारी जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो आप इस सबसे लास्ट वाले में देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में है, और जो इसमें रोड है वो सबसे फ्रंट में है। तो जो रोड है वो 20 फीट का रोड है, और ये प्लॉट का साइज 25 बाय 45 फीट है। इसके अंदर हम जो दूसरा चीज देखेंगे कि इसका ओरिएंटेशन, प्लॉट का ओरिएंटेशन कैसा है। तो इसमें तो हमें प्रॉपरली रेक्टेंगुलर प्लॉट मिलता है 25 बाय 45 फीट का। बट कुछ प्लॉट्स होते हैं जिनके अंदर हमें कुछ एजेस एंगल्ड भी मिलती हैं, जिन थोड़ी एंगल पे होती हैं, यहाँ पे मेरे को 90 डिग्री एंगल नहीं मिलता है। तो उनको कैसे टैकल करना है वो हम आगे सीखेंगे। इसके साथ साथ इन जो प्लॉट्स होते हैं, जो भी हम जहाँ पे भी हम डिजाइनिंग करते हैं, ये सब ऑन ग्राउंड ही होते हैं, तो ये कोई हाइपोथेटिकल होते नहीं है। तो जो भी इनके बायलॉज हम यूज करते हैं, जो बायलॉज गवर्नमेंट ने बना रखे हैं उस पर्टिकुलर सोसाइटी या उस पर्टिकुलर कॉलोनी के लिए, हम वो यूज करते हैं इसको डिजाइनिंग के लिए। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस वो ऐड कर देते हैं, जैसे कि फ्रंट सेटबैक हो गया, रियर सेटबैक हो गया, साइड सेटबैक्स हो गया। क्योंकि अब ये प्लॉट बहुत छोटा है तो इसके अंदर हमारे पास में कोई सेटबैक का एज सच रूल नहीं है। बट फिर भी हम, मेरी जो एक पर्सनल एक प्रेफरेंस रहती है वो हमेशा ये रहती है कि हम इसमें कुछ आगे से सेटबैक लेके चलें, ताकि हमें जो बिल्डिंग है वो रोड से एकदम ऐसा ना लगे कि रोड पे ही आ रही है बिल्डिंग। उसका कुछ एक व्यू हमें अच्छा मिल पाए, और उसका हम कुछ अच्छा एलिवेशन भी डिजाइन करें तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। बिल्डिंग बहुत ज्यादा हाईलाइट ना हो या फिर बहुत ज्यादा रोड पे आती हुई ना दिखाई दे। तो इसमें बेटर ये रहेगा कि हम इसमें थोड़ा सा आगे से फ्रंट सेटबैक छोड़ के चलें। इसमें जो दूसरी चीज आती है वो आती है लेवल्स की, कि साइड पे हमें अभी करंट लेवल्स क्या मिल रहे हैं। तो इस साइड पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो अभी रोड लेवल से जो साइड का लेवल था वो -1 फीट था, मतलब 1 फीट नीचे थी रोड लेवल से। तो इसके अंदर हम बेसिक फाउंडेशन के बाद में थोड़ा सा भराई करा के, उसका थोड़ा सा फिलिंग करा के, अर्थिंग करा के, उसको एक बेस हम बना लेते हैं। वो कंस्ट्रक्शन की एक म्यूचुअल प्रैक्टिस है कि आप पहले एक बेस बनाते हैं। अगर आपको बेसमेंट देना है तो फिर आप उसमें पीछे पूरा बेसमेंट का एक्सकेवेशन करके और उसके बाद में हम उसमें फाउंडेशन डिजाइन करते हैं। इसके बाद में आता है कुछ रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट की तरफ से हमारे पास में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आती हैं इस
प्लॉट के लिए। तो जैसे इसके अंदर मेरे पास में रिक्वायरमेंट थी कि उनको 2 फ्लोर्स चाहिए, जिसमें बेसमेंट जो उनका ग्राउंड फ्लोर है उस पे 2 बेडरूम्स हो जाए, जिसमें एक मास्टर बेडरूम हो जाए, एक डाइनिंग और ड्राइंग हॉल हो जाए, एक थोड़ा सा अच्छा लिविंग एरिया भी उनको मिल जाए जो कि ड्राइंग हॉल में है। और उसके साथ साथ उनको फर्स्ट फ्लोर में एक कम्प्लीटली सेपरेट 2 BHK फ्लैट टाइप बनाना है, ताकि अगर वो बाद में इसको देते हैं, रेंट पे देते हैं, तो वो रेंट के लिए पर्पस पे भी यूज हो पाए। तो आप जैसे इसमें देख सकते हैं, इसमें यहाँ से हमने एंट्री करी है, नीचे ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है जिसमें हमने यहाँ से एंट्री की है। और एंट्री करने के बाद में हम इसमें डाइनिंग एरिया एंड ड्राइंग एरिया में आते हैं, जिसमें हमने 2 साइड से OTS दिए हैं। और दोनों साइड, क्योंकि ये प्लॉट में 3 साइड हमारा बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सिर्फ हमारा फ्रंट साइड जो है वो खुला हुआ है। तो ऐसे इन केसेस में हम मैं कोशिश ये करता हूँ कि डिज़ाइन में हमारे लाइट और एयर वेंटिलेशन के लिए हम OTS या ओपन टू स्काई शाफ्ट छोड़े, जो कि थोड़ा सा अच्छे साइज के हों, जिसमें लाइट और एयर वेंटिलेशन में दिक्कत ना हो। जब आप इस लेवल पे स्केच कर रहे होते हैं या फिर जब आप इस लेवल पे आ रहे होते हैं, जब देख रहे होते हैं, तो आप मैक्सिमम चीज़ें ऑलरेडी अपने दिमाग में लेके आ चुके होते हैं कि आपका डिज़ाइन कैसा होगा। जैसे कि मैंने अभी इसमें ड्राइंग किया है, तो इसके अंदर साथ साथ में मैंने डोर्स भी मार्क किए हैं, कहाँ पे मेरा डोर्स आएंगे। तो टॉयलेट का लेआउट, बेसिक टॉयलेट का लेआउट क्या होगा, मेरी विंडो अगर यहाँ आती है तो वो विंडो OTS में खुलेगी। अगर मेरा बेडरूम है तो बेडरूम के 2 विंडोज हो सकते हैं, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन मुझे मिल जाए। और डाइनिंग एरिया के लिए भी मेरे को एक पूरा अच्छा एक बड़ा व्यू मिल जाए OTS के लिए, जिसको मैं ग्रीन कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। अगर मेरा कॉमन टॉयलेट है तो कॉमन टॉयलेट के साथ में आ जाए। अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मेरी एंट्रेंस जो है वो भी बिल्कुल वेस्टिब्यूल में खुले, एकदम डायरेक्टली मेरे ड्राइंग रूम में या डाइनिंग में ना आए, तो मुझे एक फोयर स्पेस मिले ताकि एक ग्रैंड फीलिंग आए। तो आर्किटेक्चर इज मोर अबाउट एक्सपीरियंस, कि आप एक्सपीरियंस कैसे लेते हैं आर्किटेक्चर में। आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो आप जब बिल्डिंग में घूम रहे होते हैं और आप उससे जब बाहर निकलते हैं, तो सबसे मेन जो आप अपने साथ में लेके जाते हैं, ना आप उसका डिजाइन लेके जाते हैं, ना आप उसके डिटेल्स लेके जाते हैं, आप उसका एक्सपीरियंस लेके जाते हैं कि आपकी जो बिल्डिंग है, जो आर्किटेक्ट ने जो बनाया है, जो सोचा है उसने, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। अगर अगर बिल्डिंग अच्छी डिजाइन की हुई है, अगर उसमें अच्छी चीजें हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। अगर बिल्डिंग अच्छी नहीं है, उसमें डिजाइन अच्छे नहीं है, या फिर कुछ ऐसी है कि अनकंफर्टेबल है क्लाइमेटिक वाइज या एनवायरमेंट वाइज, तो फिर वो उसका एक्सपीरियंस बेकार होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो उसको देखते हुए हम जो डिजाइनिंग है, अपने जो स्पेस डिवीजन है, उसको हम इस तरह से रखते हैं। इसमें फिर लास्ट में आता है, हम कुछ रफ स्केचेस की बात कर रहे हैं, तो जैसे रफ स्केचेस आते हैं। अब जैसे आप इसमें स्क्रीन पे देख सकते हैं, तीनों स्केचेस मैंने अलग अलग लेवल पे है। पहले लेवल पे मेरा जो स्केच है वो बहुत ज्यादा बेसिक है, बिल्कुल फ्लो है कि आप सिर्फ इसको स्क्रिबलिंग कहना कहते हैं, इसको स्क्रिबलिंग करना कहते हैं आर्किटेक्चर में। मैंने सिर्फ स्क्रिबल किया है कि कहाँ पे क्या चीज हो सकती है इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन। उसके बाद सेकंड स्पेस में मैंने जब सेकंड ड्राफ्ट किया, तो सेकंड ड्राफ्ट में मैंने इसके कुछ हाईलाइट पॉइंट्स मार्क किए, जिसमें मैं OTS मार्क किया, जहाँ से मेरी लाइट और वेंटिलेशन आएगी, जहाँ से मेरा मूवमेंट होगा स्पेसिस का। और जो फाइनल मेरा स्केच है, उसके अंदर मैंने बेसिक एक स्केच किया, जिसके अंदर प्रोपोर्शनेटली मेरे को कहाँ से कितनी स्पेस मिलेगी, ताकि मैं इजी डिवाइड कर पाऊँ अपनी पूरी स्पेस को, और ग्रिड में डिवाइड कर सकूँ बेसिकली। क्योंकि आप जब भी आर्किटेक्चर में आएंगे, प्लानिंग में आएंगे, तो आपको प्लानिंग में ग्रिड प्लानिंग जो होती है वो थोड़ी इजी भी होती है, प्लस उसमें आपको बहुत कम कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टीज आती हैं। जैसे कि आप अगर कॉलम आप प्लेस कर रहे हैं, अभी नीचे हमने अगर एक जगह पे कॉलम प्लेस किया है, तो ऊपर जाके कहीं वो दूसरे स्पेस में ना के बीच में ना आ रहा हो, तो हम वो सब चीजें देखते हुए ग्रिड प्लानिंग को बहुत अच्छा ही एक लेके चलते हैं। अब मैं आपको आगे ऑटोकैड में इसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं वो बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑटोकैड खोल लिया है। अब इसमें ये ऑटोकैड का एक यूजर इंटरफेस है, आपने देखा होगा ये वाला, पहले भी आपने इसके बारे में सर ने बताया होगा। तो इसमें हम स्टार्ट ड्राइंग पे जाके पहले एक ड्राइंग फाइल खोल लेते हैं। सबसे पहले जब हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा यूनिट। तो जब हमारी ड्राइंग यूनिट्स होती है, वो हम
सेट करते हैं। जैसे आप देखेंगे मैंने UN जो है यूनिट का कमांड है, उसको मैं एंटर करता हूँ, और एंटर करने के बाद में अभी जो हमारी यूनिट चल रही है वो डेसिमल में है। मैं इसको आर्किटेक्चरल ले लेता हूँ क्योंकि हम फीट इंचेस में इस ड्राइंग को बनाएंगे, और मैं इसको जो प्रिसीजन है वो हाफ इंच का प्रिसीजन रखूंगा ताकि मेरी ड्राइंग्स में ज़्यादा एक्यूरेसी आ पाए। अगर मैं इसका प्रिसीजन ज़्यादा रखता हूँ तो जो ड्राइंग की एक्यूरेसी है, कई बार क्या होता है कि वो इतने प्रिसाइज छोटे लेवल्स में डिवाइड हो जाती है कि हमारी ड्राइंग्स में डिफिकल्टीज आने लगती हैं ड्राफ्टिंग में, क्योंकि हमारे स्नैपिंग जो होती है, जो पॉइंट स्नैप होता है वो बहुत छोटे पॉइंट्स पे स्नैप करने लगता है। उसके बाद में आता है इंसर्शन स्केल। इंसर्शन स्केल जो है वो हमेशा जब भी हम कोई कंटेंट बाहर दूसरी ड्राइंग से इस ड्राइंग में लेके आते हैं तो वो उसका स्केल होता है कि वो हम किस यूनिट में रखेंगे। तो इसको मैं हमेशा यूनिट लेस प्रेफर करूंगा, क्योंकि यूनिट लेस का मतलब है कि उसका कोई यूनिट नहीं होगी, हम जो भी उसको लेके आएंगे वो एक साइज आएगा, उसको फिर बाद में हम इसको स्केल डाउन और स्केल अप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। इसके बाद मैं ओके कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब ये हमारा मॉडल स्पेस है जिसमें हमारा ये है यूसीएस आइकन। यूसीएस आइकन हमेशा जो है वो 0 0 पे होता है, जैसे कि आप देखें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इसमें हमेशा वो 0 0 पे होता है। मैं जब भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप जब भी कैड में स्टार्ट करें काम करना तो प्रेफर ये करें कि आपका मॉडल में कोई एक पॉइंट जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वो हमेशा 0 0 पे हो। तो मैं हमेशा ये प्रेफर करूंगा कि वो हमेशा 0 0 पे ही रहे। इसको ये जो यूसीएस आइकन है ये हमेशा आपको 0 0 पॉइंट पे मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आपको यहाँ पे बार बार ना आए, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे कि स्नैपिंग होती है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इसको काम करना इसके साथ में। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूसीएस आइकन सेटिंग्स आती हैं। आप उस यूसीएस आइकन सेटिंग्स में आप इसको शो यूसीएस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका हमेशा इस कॉर्नर में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में। अब इसमें यहाँ पे आप कभी भी जूम करें, जूम आउट करें या कुछ भी करें, ये हमेशा आपका यूसीएस आइकन यही रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम, जैसे प्लान एक पॉइंट लेना। तो जब भी आप यूसीएस वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, मॉडल स्पेस में काम कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखें कि इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम काम चलता है। तो पहला हम कोई एक पॉइंट लेते हैं जहां से हम कोऑर्डिनेट स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगर कोई एल कमांड लेता हूं जिसमें लाइन कमांड, इसमें आप देखेंगे कि मेरे को बोला है लाइन का स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब हमें अगर इस लाइन को 0 0 से लेना है तो मैं इसमें 0 0 0 एंटर करूंगा, तो ये मेरे को हमेशा फर्स्ट पॉइंट से ही लेगा। वो ड्राइंग में चाहे कहीं पे भी हम इस चले जाएं, ये हमेशा इसमें आएंगे। एक और इसमें मैं बात बताना चाहूंगा कि जब भी आप आर्किटेक्चरल प्लान्स बनाते हैं या फिर कुछ करते हैं या फिर आर्किटेक्ट में ड्राफ्टिंग करते हैं आर्किटेक्चर में, तो हम एक कमांड का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो होता है ऑर्थोग्राफिक में। ऑर्थो इज जो है वो हमारे 90 डिग्री को कंस्ट्रेन कर देता है। जब भी आप कोई लाइन खींचेंगे तो वो हमेशा 90 डिग्रीज पे ही होगी, वो या तो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस में, वो कहीं पे भी वो 90 डिग्री में ही होगी। इसलिए हम हमेशा ऑर्थो ऑन करके रखते हैं। जैसे ही मैंने ऑर्थो ऑन किया, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमेशा एक्स या वाई एक्सिस में ही चलेगी। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ऑर्थो के साथ में यहाँ पे मेरा एक छोटा मीटर भी चल रहा है जो मेरे को बता रहा है कि ये लाइन कितनी लंबी है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो साइट है वो 25 फीट बाय 45 फीट की है, तो मैं इस ऑर्थो में को एक बार क्लिक करने के बाद में मैं इसमें 25 फीट अगर मैं टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो मुझे ये लाइन जो है वो 25 फीट लंबी आ जाएगी। अब इसमें एक आप प्रॉब्लम देखेंगे कि मेरी ये लाइन यहाँ आ गई है। इसके बाद में मेरे को जब दूसरी लाइन खींचनी है जो कि मेरा इसके वाई एक्सिस पे है, क्योंकि मेरा प्लॉट जो है वो 25 फीट बाय 45 फीट का है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके 0 पे क्लिक करके उसको 45 फीट में ले लूंगा। तो ये हमारा बेसिक एक हो गया। अभी हमें 0 पॉइंट से दो एक्सिस मिल गई हैं, दो एजेस मिल गए हैं हमारे प्लॉट के। अब इसके दो तरीके हैं कि मैं इसमें या तो फिर वापस एक और लाइन कमांड लेके मैं इसको लाइन 25 फीट की लेके और फिर वापस मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, या हम इसमें ऑफसेट कमांड भी यूज कर सकते हैं। ऑफसेट कमांड यूज करना ज़्यादा प्रेफर इसलिए होता है क्योंकि ये एक्यूरेट होता है आपकी लाइन से लाइन की पैरेलल रखने के लिए।
तो जैसे अगर मैं ऑफसेट कमांड यूज करके 25 फीट लेता हूँ, तो मुझे इस लाइन से ये एक लाइन और चाहिए जो कि 25 फीट ऑफसेट पे आएगी। तो मैं इसको सिलेक्ट करके और एक बार क्लिक करके और दूसरी जिस साइड मुझे चाहिए मैं उस साइड पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरे को 25 फीट पे एक लाइन मिल जाएगी। सेम ऐसे ही मैं नीचे वाली जो लाइन है उसके लिए भी करना। तो मैंने ऑफसेट लिया और 45 फीट का मुझे ऑफसेट चाहिए इस लाइन के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे करके यहाँ कर सकता हूँ। अब ये जो आप देखेंगे ये मेरा आ गया है साइट प्लान। इसमें आप एक चीज और नोट कीजिए कि हमने अभी तक कोई भी लेयर यूज नहीं की है, हमने ये लेयर सब अभी जीरो है। तो बेसिकली आर्किटेक्चर में कुछ लेयर्स होती है जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिसमें हमारी वॉल की लेयर होती है, विंडोज की लेयर होती है, डोर्स की लेयर होती है, फ्लोर फर्नीचर की लेयर है, हैच की लेयर है, और भी काफी सारी। जैसे जैसे कंपोनेंट्स हम इसमें ऐड करते जाते हैं, जैसे जैसे डिटेल्स ऐड करते जाते हैं, हमारी वो लेयर्स ऐड ऑन होती चली जाती हैं। तो हम पहले एक लेयर बना लेते हैं। मैंने LA कमांड करके लेयर का कमांड खोल लिया है। अब इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही लेयर है, जीरो लेयर। मुझे इसमें एक नई लेयर बनानी है। मैंने ये नए लेयर पे क्लिक किया, न्यू लेयर पे, तो मुझे एक लेयर का इसमें ऑप्शन आ गया। अब मैं इसको AR वॉल नाम दे दूंगा, क्योंकि ये मेरी एक वॉल की लेयर है। इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं। बेसिकली जब हम आर्किटेक्चर में ड्राइंग्स बनाते हैं तो हम प्रेफर ये करते हैं कि जो कलर्स हम चूज करें वो रियल वर्ल्ड से मैच करते हो। तो जैसे कि ब्रिक का कलर अगर हमारा रेड होता है तो रेडिश ब्राउन होता है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि हम वो रेडिश ब्राउन ही वहाँ पे लें। या फिर आप कोई और दूसरा कलर भी ले सकते हैं, जैसे कि येलो। जैसे मैं यहाँ पे येलो कलर ले लेता हूँ या फिर रेडिश ब्राउन ही ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे रेड कलर भी मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइन टाइप और लाइन वेट है। तो लाइन टाइप तो हमें इसमें कंटिन्यूस चाहिए, क्योंकि ये हमारी कोई भी डॉटेड या इस लाइन में नहीं आती है। लेकिन लाइन वेट हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि जब वॉल आपकी कटती है तो उसकी लाइन हमेशा थिक होती है, तो हम इसमें 0.3 का लाइन वेट ले लेते हैं। उस स्केच में हमारा ये था कि जो भी लाइंस थी हमारी, वो लाइंस, हमारी जो बिल्डिंग है वो 3 साइड से ब्लॉक है। हमारा सिर्फ एक साइड है जो नीचे की साइड, जो कि 20 फीट का हमारा रोड है। तो मैंने एक ऑफसेट लेके इस 20 फीट का रोड भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये मेरा रोड है और ये मेरा साइट है। अब इसमें मुझे 3 साइड, क्योंकि मेरे वॉल्स जाएंगी, तो हमारी जो आउटर वॉल्स होती है हम 9 इंच की लेके चलते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ये तीनों मेरी वॉल्स के ही लेयर में आएंगी, तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रॉप डाउन में वॉल सिलेक्ट करूंगा, तो ये मेरी तीनों की तीनों वॉल लेयर में चली जाती हैं। अगर आपको एक लेयर सिलेक्ट करनी है जिसमें आप काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करके इस लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं जब कुछ भी सिलेक्शन ना हो। इससे आपकी वो लेयर एक्टिव हो जाती है। अब जैसे मुझे इन तीनों लाइंस को, मेरे पास ये 3 लाइंस आ गई हैं, मुझे अब इनकी वॉल्स बनानी है। तो वॉल बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है आपका ऑफसेट कमांड। अभी मैं इसमें ऑफसेट कमांड लेके मैं इसको 9 इंचेस का अगर मैं लेता हूँ, तो जहाँ मुझे वॉल्स चाहिए मैं वहाँ पे वॉल्स डाल के इसको कर सकता हूँ। जब ये हो गया, अब आप देखेंगे कि जो वॉल्स की लाइंस हैं, हमने जब ऑफसेट लिया तो ये पूरी पूरी लाइंस का ऑफसेट आया, जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसे एजेस मिलते हैं। इनको 2 तरीके से हम हटा सकते हैं या हम इसको फिलेट कर सकते हैं। कभी भी जो ये ज्योमेट्री है ये आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब आप इसके मिड पॉइंट्स लेते हैं या कुछ लेते हैं। तो इसको हटाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है फिलेट कमांड। तो हम जब F एंटर करके फिलेट कमांड लेते हैं, तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली वो 2 लाइंस को हटा के इन 2 लाइंस को फिलेट कर देता है। फिलेट मतलब उस कॉर्नर को ज्वाइन कर देता है। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, और ऐसे करते हुए हम पूरे जो प्लान है उसमें जितनी हमें वॉल्स चाहिए हम सारी वॉल्स को वहाँ पे डाल देंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जो लाइन कमांड और ऑफसेट कमांड, फिलेट कमांड, इन सब का यूज करके जो मेरा स्केच था उसकी जो वॉल्स थी वो मैंने यहाँ पे प्रॉपर ड्राफ्ट कर ली है, विद जो गैप्स थे मेरे डोर्स और विंडोज के लिए उनको छोड़ते हुए। जैसे कि अभी जो हमारा डोर यहाँ पे आने वाला था उसको मेरे को 2 फीट या 3 फीट का 3 फीट का रखना था, तो मैंने उसको 3 फीट का यहाँ पे गैप छोड़ दिया है। मेरी यहाँ पे विंडो आने वाली थी, तो जितनी मेरे को विंडो चाहिए थी मैंने यहाँ पे उसकी गैप रख दिया है, और यहाँ पे भी मैंने उसका गैप रख दिया है।
तो बेसिकली ये मेरी वॉल कमांड में सारे के सारे आ गए हैं। अब दूसरी बात है कि मैंने इसमें कुछ जो लेयर्स हम बात कर रहे थे, तो मैंने इसमें कुछ लेयर्स यहाँ पे ऐड कर दी हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे काफ़ी लेयर्स ऐड कर दी हैं। मैंने इसमें बीम की लेयर, बाउंड्री की, कॉलम की, डोर की, विंडो की, फर्नीचर, हैच और वॉल्स की, सबकी लेयर्स मैंने अलग अलग बना ली है विद अलग अलग कलर्स के। तो अब इसके अंदर हम एक काम ये करेंगे, अब इसकी हम विंडोज़ बनाएंगे। तो विंडोज़ बनाने के लिए बेसिक जो हम आर्किटेक्चरल लेआउट में करते हैं, हम उसको 3 लाइन्स में शो करते हैं। जैसे कि मेरे को अगर यहाँ विंडो बनानी है, तो यहाँ विंडो बनाने के लिए पहले मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, और जब मैं ऑर्थो मैंने क्योंकि ऑन किया हुआ है, तो मेरी ये लाइन जो है वो सीधी हमेशा सीधी आएगी। अब आप देखेंगे कि मैंने स्नैपिंग ऑन की हुई है, तो मुझे ये दिखा रहा है कि ये यहाँ पे आने के बाद में परपेंडिकुलर पे मीट करेगी। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो ये वॉल जो लाइन है ये हमेशा मेरी इस लाइन से परपेंडिकुलरली इस लाइन पे मीट करेगी, ये कभी इधर उधर नहीं जाएगी। सेम ऐसे ही अब यहाँ पे भी मुझे करनी है। अब जैसे आप विंडो जब काटते हैं, जब आप प्लान काटते हैं, तो विंडो जो है उसमें क्या होता है कि बीच वाला जो पार्ट होता है आपका वो ग्लास होता है, और बाकी जो दोनों होते हैं वो एलिवेशन में आपको दिखाई देते हैं। तो जब भी हम आर्किटेक्चर में जब डिटेलिंग करते हैं, जब ऐसे प्लान्स ड्राफ्ट करते हैं, लेआउट प्लान्स बनाते हैं, तो हम बेसिक कोशिश ये करते हैं कि हम जितना हो सके उसको इतना बेसिकली शो करें। तो ये तो हमारे दोनों जो नीचे की वॉल है वो हमारी दिख रही है, जो कि सिल लेवल रहता है, सिल लेवल जो दिख रहा है वो है। जब इसके बीच में ग्लास होता है, तो हम उसको ग्लास जब कटेगा तो हम उस ग्लास की भी एक अलग लेयर यहाँ लाइन शो करेंगे। अब ये जो तीनों हैं, इसको मैं विंडो की लेयर में डाल देता हूँ। अब क्योंकि हम विंडो की लेयर में काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे विंडो की लेयर सेलेक्ट करके उसको ऑन कर दिया है। अब आप देखेंगे कि ये जो विंडो है यहाँ पे, सेम यहाँ पे भी वही विंडो आने वाली है। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो मैं इसको तीनों कॉपी करके यहाँ से एक पॉइंट लेके और यहाँ मैं पेस्ट कर दूँ, या फिर मैं इसका मिरर कर दूँ। तो इस एक कमांड से क्या होगा कि आपको एक और नया कमांड सीखने को मिलता है, दैट इज मिरर। अब मैंने तीनों को सिलेक्ट करके MI जो है मिरर कमांड, मैं उसको एक्टिवेट किया। अब वो मुझे बोल रहा है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो मेरा पॉइंट वो होना चाहिए जहां से मुझे मिरर करना है, जो कि मेरी एक्सेस होगी। तो जैसे कि मेरे को पता है कि ये जो पूरा डिस्टेंस है, इसके जो सेंटर पॉइंट है वो मेरा ये वाला है, इसका मिडिल पॉइंट है, इस लाइन का मिडिल पॉइंट मेरा इस पूरे का सेंटर पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अब जिस डायरेक्शन में मुझे चाहिए मैं उसको स्पेसिफाई करूंगा। तो जैसे कि मैं इसको ऊपर करके स्पेसिफाई करता हूँ और क्लिक करके छोड़ता हूँ, तो अब मुझे वो पूछता है कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसको इरेज करना है या नहीं करना है। अब जैसे कि हमें इस वाले ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं करना है, तो मैं एन एंटर करके इसको नो कर दूंगा। पर अब आप देखेंगे कि ये जो मिरर करने से क्या हुआ है कि ये जो विंडो है मेरी थोड़ी सी शिफ्ट हुई के आई है, क्योंकि मेरे ये जो है वो सेंटर में नहीं था। तो हम क्या करेंगे कि इसको तीनों को सिलेक्ट करके और M कमांड से, मूव कमांड से इसको मूव करके हम इस पॉइंट पे लेके आके रख देंगे। तो हमारा ये विंडो यहाँ बन गई है। ऐसे ही करके हम जितनी भी विंडोज हैं, हम वो सारी विंडोज यहाँ पे बना सकते हैं जहाँ जहाँ पे विंडोज हमें चाहिए। यहाँ देखेंगे कि आप मैंने यहाँ पे जितनी भी विंडोज है वो सब बना ली हैं, जहाँ जहाँ मेरी विंडोज मुझे पता है कि आएंगी। दूसरी बात, आपने अगर स्केच मेरा देखा होगा, अब अगर आपको देखना है तो आप वापस वीडियो पीछे जाके वो स्केच देख सकते हैं। वो उस स्केच में मैंने OTS मेंशन किया था, दैट इज ओवर टू स्काई, ओपन टू स्काई। तो ओपन टू स्काई में क्या होता है कि आपका जो जो भी हम मार्क करते हैं कि वहाँ पे छत नहीं आएगी, वो पूरा स्काई में ओपन रहेगा। तो उसको मार्किंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्रॉस मार्क कर देते हैं कि यहाँ पे हमारी छत नहीं आएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक क्रॉस मार्क कर दिया है, इसका मतलब इसके ऊपर हमारी कोई छत नहीं आएगी, हमारी जो छत है वो यहीं आएगी। तो ऐसे ही जितने भी मेरे OTS है मैं उन सब में OTS मार्क कर देता हूँ। अब इन OTS जो मैंने मार्क किए हैं ये विंडो की लेयर में ही है, तो इनको मैं विंडो की लेयर से हटा के जो मेरी दूसरी एनोटेशन की लेयर है या हैच की लेयर है, मैं उसमें इनको डालता हूँ या हिडन लेयर में डाल देता हूँ, क्योंकि ये जब भी हमें दिखाई देंगी तो ये हिडन में ही दिखाई देंगी। अब आप देखेंगे मैंने जैसे हिडन लेयर में डाला, तो ये जो लाइंस है डॉटेड में आ गई हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मैंने हिडन लेयर की जो प्रॉपर्टीज आप खोलेंगे, तो मैंने जब हिडन लेयर है इसके अंदर मैंने लाइन टाइप में मैंने हिडन जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। आप चाहें तो इसको और दूसरे भी अदर लाइन टाइप्स में भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
मैंने इसको हिडन में सिलेक्ट किया है। अभी आप देखेंगे कि ये जो हिडन लाइंस है ये बहुत बड़े स्केल पे आ रही है, मतलब जो इनका लाइन टाइप स्केल है वो बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा कम करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन की वाइज ये बहुत अधूरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कुछ लाइंस टूट गई हैं। तो जैसे कि अगर हमें करना है तो हम दोनों को सिलेक्ट करके जब प्रॉपर्टीज में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका लाइन टाइप स्केल जो है वो 1 पे ही हमने सेट किया हुआ है। इस तो हमें इसे और लोअर करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को इसका स्केल कम करना है तो मैं इसे 0.25 भी कम कर सकता हूँ। जैसे आप मैं 0.25 करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा वो 0.25 पे जो लाइन का स्केल है वो छोटा हो गया है। अभी यही चीज मुझे इन सब के लिए करनी है, तो जरूरी नहीं है कि मेरे को वापस ये सब सिलेक्ट करके वापस वहां से प्रॉपर्टीज में चेंज करना हो। मैं इसमें एक कमांड और यूज कर सकता हूँ, दैट इज मैच प्रॉपर्टीज कमांड, MA एंटर। MA जो होता है मैच प्रॉपर्टीज, वो किसी भी लाइन की प्रॉपर्टीज या किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मेरे को इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, जैसे वो बोल रहा है पहले सोर्स ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए, मुझे इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज इस ऑब्जेक्ट में डालनी है, तो मैं जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हवर करूंगा आप देखेंगे कि अगर मुझे इनमें डालनी है तो ये इनमें प्रॉपर्टीज ले लेंगी, ये लाइन इसकी प्रॉपर्टीज ले लेंगी। पर मुझे इन दोनों में डालनी है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर दूंगा। सेम मुझे इन दोनों के लिए भी ये सेम प्रॉपर्टीज चाहिए, तो मेरे को ये सिलेक्ट हो गई है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा डोर का। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक बेसिक डोर बना दिया है, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन या फिर हम एक लेआउट प्लान बना रहे हैं जिसके अंदर हमें डिटेलिंग नहीं देनी है। तो हम जो भी चीजें यूज करेंगे उनको हम एनोटेशन की तरह ही शो करेंगे। एनोटेशन मतलब सिर्फ उनका सिंबल्स की तरह हम उनको शो करेंगे। अभी जैसे मैंने इसमें जो डोर बनाया है वो मैंने बहुत बेसिक एक सिंबलिक डोर बनाया है, जिसमें कि मेरा एक ये फ्रेम दिखता है, ये मेरा शटर दिखता है, और ये शटर का जो स्विंग है जहाँ पे वो जो एरिया स्वाइप करेगा ये वो एरिया स्वाइप का सिंबल दिखता है। अब इस डोर को, क्योंकि अभी ये आप देखेंगे ये सब 3-4 अलग अलग पार्ट्स में है, मैं चाहता हूँ कि ये मैं पूरा एक ब्लॉक बना दूँ। ब्लॉक बनाने से क्या होगा कि आप कभी भी अगर आपको किसी एक डोर में चेंज करना हुआ या आपको डोर का फ्रेम चेंज करना हुआ तो आप एक ब्लॉक में चेंज करेंगे और वो सारे ही जहां जहां ये डोर लगा होगा, जहां जहां ये ब्लॉक होगा, वहां पे वो हर जगह पे आपका चेंज कर देगा। तो मैं इसको ब्लॉक बनाने के लिए पहले मैं जितनी भी हैं उन सबको सिलेक्ट करूंगा, जो भी मुझे ब्लॉक के अंदर ऑब्जेक्ट्स चाहिए। उसके बाद मैं बी एंटर करूंगा। बी एंटर से मेरा एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जो कि है ब्लॉक डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स। अब इसमें मुझे वो बोल रहा है कि इसका नाम क्या होना चाहिए, तो इसका नाम हम देंगे डोर। डोर देने के बाद में हम स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन इसको रखेंगे। जो इसका बेस पॉइंट होता है वो हमेशा आप स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन रखें, ताकि आप ऑन स्क्रीन ही चूज करें कि आपको उसका बेस पॉइंट क्या रखना है। अगर आप इसको हटा देते हैं तो हमेशा ये 0 0 पे चला जाएगा। अगर आप इसे 0 0 पे हमेशा कर देते हैं तो अगर आपकी ड्राइंग बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा स्केल है आपकी ड्राइंग का, और अगर कहीं आप दूसरी जगह पे ब्लॉक बना रहे हैं तो उसका बेस पॉइंट हमेशा उस पूरी ड्राइंग का यूसीएस का 0 0 0 पॉइंट ही होगा, जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं आप प्रेफर करता हूँ कि जितने भी आप ब्लॉक्स बनाए हैं, जितने भी आप छोटे कंपोनेंट्स बनाए हैं, उन सबको आप उनका बेस पॉइंट जो है वो उनके साथ ही हो, ताकि आपको इजी टू यूज हो और उनको इजी प्लेसमेंट हो। तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन पे क्लिक कर दें। इसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें और दूसरे ऑप्शंस भी है, जैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का। हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिए हैं तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने नहीं किए होते तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करके और फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एनोटेटिव और अदर ऑप्शंस भी हैं, हमें इन ऑप्शंस को नहीं देखना है अभी। और इसके बाद में सबसे नीचे है ओपन इन ब्लॉक एडिटर। अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लॉक एडिटर में ओपन हो तो हम इसको यहाँ से चेक बॉक्स ऑन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अगर ओपन, चलिए हम ये करके देखते हैं कि ये कैसे ओपन होता है अब ब्लॉक एडिटर में। इसको मैंने ओके कर दिया, तो अभी ये मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट। तो इसका इंसर्शन जो बेस पॉइंट होगा वो क्या होगा। इसको मैं किसी भी एक एज पे रखता हूँ, मैं एक कॉर्नर पे रखता हूँ। मैंने इसको इस कॉर्नर पे रखा, तो जैसे ही मैंने उसको वो पॉइंट डिफाइन किया तो ये मेरा एक ब्लॉक एडिटर के अंदर अलग से खुल गया है। इस ब्लॉक एडिटर में आप देखेंगे कि ये पूरे के पूरे जो मेरे को ब्लॉक्स चाहिए थे वो है। अब इसके अंदर मैं अगर कुछ एडिट करना चाहता हूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ। जैसे कि अब ये जो लाइन है इसके जो मैं चाहता हूँ कि ये हिडन में हो जाए और ये डॉटेड में दिखाई दे, ताकि मुझे जो एरिया जो स्वाइप है ये, क्योंकि ये एक वर्चुअल लाइन नहीं होती है, ये सिर्फ एक एनोटेटिव लाइन होती है कि आपका ये डोर इतना एरिया स्वाइप करेगा। तो इसको मैंने ऑलरेडी हिडन में डाला हुआ है। इसका लेकिन जो स्केल है वो बहुत ही छोटा है। मैं इसका स्केल थोड़ा बढ़ा देता हूँ।
तो आप देखेंगे जैसे मैं इसका स्केल बढ़ाता हूँ, 10 पे करता हूँ, तो ये इसकी डॉटेड आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर आपने यहाँ पे सारी सारी जो चेंजेस करने थे वो आपने कर लिए हैं, तो आप क्लोज ब्लॉक एडिटर में जाएंगे और इसमें आपको पूछेगा कि सेव द चेंजेस टू डोर, मतलब आपको जितने भी डोर्स में चेंजेस आपने किए हैं वो सेव करने हैं या नहीं करने हैं। जैसे करने हैं तो मैंने ओके कर दिया, तो ये मेरे डोर्स में सारे सेव होके एक ब्लॉक बन गया है। अब आप देखेंगे कि ये पूरा अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक ही ब्लॉक है। मैंने इस पर क्लिक किया, मैं मूव करूंगा इसको इस पॉइंट से, और मेरे को जहाँ पे डोर लगाना है मैं उसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि ये मेरा एक टॉयलेट था, जैसे कि आप स्केच में देख सकते हैं। तो इसमें मेरा जो डोर है वो इस साइड से ओपन हो रहा था, अभी मुझे इस साइड भी वो डोर चाहिए। अब हम इसमें वही दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इसको मिरर कर सकते हैं या हम इसको कॉपी करके वहाँ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं इसे कॉपी करके लेके जाता हूँ। तो मैंने यहाँ से इस पॉइंट से इसे सिलेक्ट करके CO एंटर करके कॉपी किया और मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अगर आपको किसी भी कमांड से बाहर आना है तो आपको एस्केप जो की है, जो अपने कीबोर्ड पे सबसे लेफ्ट हैंड टॉप पे होती है, एस्केप की, ESC जो लिखा होता है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप किसी भी कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब आप देखेंगे कि डोर जो है वो गलत लगा हुआ है, मुझे ये डोर ऐसे नहीं लगाना था, मुझे इसको इसका मिरर लगाना था। अब इसके दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको मिरर करूं और फिर वापस इसको एडजस्ट करूं, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे कोई मिड पॉइंट नहीं मिल रहा है इसको मिरर करने के लिए कि मुझे किस एक्सिस पे इसे मिरर करना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक नई कमांड हम यूज करेंगे, जो कि मुझे लगता नहीं कि कई लोगों को पता होगा, ये बहुत ही रेयर कमांड है, लोग नहीं जानते हैं। इसे कहते हैं M2P कमांड। ये कमांड किसी भी कमांड के साथ काम करती है। जैसे कि अगर मुझे इसे मिरर करना है तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसको MI एंटर करके मिरर कर लिया, तो जब ये मुझे पूछता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट फॉर मिरर लाइन, तो मिरर लाइन के लिए मुझे पहला पॉइंट लेना है, तो वो मुझे कहीं यहाँ पे होना चाहिए, पर मुझे पता नहीं है कि वो मिडिल में है या नहीं है, और मिड पॉइंट मेरे को है या नहीं है। तो हमेशा किसी भी दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए M2P कमांड यूज होती है। M2P कमांड को यूज करने के लिए जैसे ही आपका स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पे आप टाइप कीजिए M2P और एंटर कीजिए। तो जैसे ही आप इसको करते हैं तो आपका मिड पॉइंट के लिए वो बोलता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट, तो मतलब जो आपकी लाइन है, जो आपको मिड पॉइंट लेना है जिस लाइन का, उसका फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए आपको बोलता है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट उसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, फिर वो मुझे बोलता है सेकेंड पॉइंट ऑफ द मिड लाइन, मिड पॉइंट, तो मैं उसको सेकंड पॉइंट मैं उस लाइन का यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ सिलेक्ट किया वो मुझे इस पॉइंट पे लेके आ गया, जो कि एग्जैक्टली इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट है। अब मैं इसको या तो ऊपर करके इसको ऐसे मिरर कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे मिरर कर सकता हूँ। हमें इसको ऐसे मिरर करना है, तो मैं इस पर ऊपर करके क्लिक करूंगा, फिर वापस वो मुझे पूछेगा कि आपको पुराना वाला ऑब्जेक्ट रखना है या नहीं रखना है। इस केस में हमें वो पुराना वाला ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, पहले रखना था अब नहीं रखना है। तो हम इसमें ये Y एंटर करेंगे तो वो पुराना वाला ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और हमारा यहाँ पे डोर चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डोर डाला है, अब मैं इसमें आपको सारे डोर्स डाल के दिखा देता हूँ, और इसके बाद में आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। अब जैसे कि आप देखेंगे मैंने सारे डोर्स बना दिए हैं इसके अंदर। अब इस ये जो प्लान है हमारा, ये ऑलमोस्ट सिविल लेवल पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जितने भी हमें सिविल में करने थे, जैसे कि डोर्स, विंडोज, वॉल्स, ये सब बेसिक जो हमें सिविल में चाहिए था वो सब इसमें आ चुका है। पर इसमें अभी भी एक चीज की कमी है कि हम इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन कौन से डोर कौन कौन से हैं। तो उसके लिए हम टैग्स बनाते हैं। टैग्स वाला जो है कि टैग्स कैसे बनाते हैं और उनको इनके साथ में कैसे रखते हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में सिखाएंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे मैंने इसमें सारे डोर्स ऐड कर दिए हैं। अब इसमें बारी आती है हमारे कॉलम की, क्योंकि सिविल में हमारे डोर्स हो गए, वॉल्स हो गई हैं, विंडोज हो गई हैं, लेकिन अभी जो मेन जो है स्ट्रक्चरल एलिमेंट वो होता है हमारा कॉलम और बीम्स। तो चलिए अब इसमें हम कॉलम प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं। कॉलम जो है वो बेसिकली इतने छोटे प्रोजेक्ट के लिए जो स्टैंडर्ड होता है, जो थंब रूल होता है, वो कहता है कि 9 by 18 इंचेस का कॉलम इज मोर देन इनफ, जिसमें हम 12-15 फीट तक के स्पैन हम ले सकते हैं। तो जो हमारा स्पैन है वो इन दो वॉल्स के बीच में वो अप्रोक्सीमेटली 12 फीट है, क्योंकि ये जो ओवरऑल जो साइट है ये 25 फीट की है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 by 18 का कॉलम लेंगे। तो चलिए हम इसमें अब कॉलम डालते हैं। कॉलम डालने के लिए हम पहले REC एंटर करेंगे। तो इसके बाद में ये मुझे बोलता है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट, मैं कहीं पे भी अभी के लिए एक पॉइंट
स्पेसिफाई कर देता हूँ सिर्फ क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल बनाने के लिए आता है, लेकिन हमें रेक्टेंगल चाहिए 9/18 का, क्योंकि हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि 9 इंचेस बाय 18 इंचेस का हमारा कॉलम इसमें रखेंगे हम। उसके लिए क्या करना होगा कि हम यहाँ पे @ करके इसमें वैल्यूज डालेंगे। @ करके वैल्यूज इसलिए डालते हैं क्योंकि @ करने से हमारे जो कॉलम्स की जो साइजेस है वो यूनिट जो है वो यूनिट्स में लेंगे, यूसीएस में नहीं लेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं लेगा। अगर मैं इसमें @ नहीं डालता हूँ तो फिर जो भी मैं वैल्यू डालूंगा वो इसको एक्स और वाई की वैल्यू में कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके चला जाएगा, तो हमारे यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चला जाएगा। हमें यहाँ पे उसको यूनिट सिस्टम में रखना है, इसलिए हमने इसमें @ डाला है। तो @ डालने के बाद में हम इसमें 9 इंचेस, 18 इंचेस डालेंगे और इसको एंटर कर देंगे, तो आप देखेंगे कि 9 इंचेस बाय 18 इंचेस का हमारे पास में एक रेक्टेंगल आ गया है। इसको मैं सिलेक्ट करके इसको मैं कॉलम में लेयर में डाल दूंगा और इसको मैं यहाँ से मूव करके एक पॉइंट पे डाल दूंगा। अब जैसे कि मेरा एक कॉलम यहाँ आएगा और ऐसे ही मेरे जो अदर कॉलम्स हैं वो भी इसमें अलग अलग जगह प्लेस होंगे, तो मैं उनको प्लेसमेंट भी इसको मूव करके कर सकता हूँ। यहाँ से कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे प्लेस करके कर सकता हूँ। दूसरी एक चीज आप और देखेंगे कि अभी जो हमारे कॉलम है वो वॉल के साथ में मर्ज हो रहे हैं, क्योंकि हमने एक सेम लेयर इसका कलर ले रखा है। मैं चाहता हूँ कि हम कॉलम का कुछ डिफरेंट लेयर लें, तो मैं एंटर करके कॉलम की जो लेयर है उसमें हम इसको येलो कलर दे देते हैं, ताकि ये हमारा अलग से हाईलाइट हो। तो ये हमारा अलग से हाईलाइट हो रहा है कि हमारे यहाँ पे कॉलम्स यहाँ पर हैं। एक और जो लेआउट प्लान में जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो एक अच्छा होता है कि हम उसके जो कॉलम है उन कॉलम्स को हम हैच कर दें। हैच करने से क्या होगा कि हमारा वो जो कॉलम है वो स्टैंड आउट हो जाएगा कि हाँ हमारा ये कॉलम यहाँ पे ये सॉलिड मास जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट वहां पर है। हैच करने के लिए हम एच एंटर, जैसे कि बेसिक होता है जो कमांड है हैच की, वो हम इसमें डायलॉग बॉक्स ऑन कर लेते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो है स्वैच का ऑप्शन। तो जो स्वैच है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा पैटर्न इसमें यूज करेंगे। जनरली मैं जो कॉलम के लिए लेता हूँ, जो हैच लेता हूँ वो सॉलिड लेता हूँ। तो सॉलिड लेके मैं इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद में मैं बस एक बार कॉलम को सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। अब वो मुझे कंफर्म पूछता है कि आपको यहाँ पे करना है नहीं करना है, तो आप इसे ओके कर दीजिए। तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे हैच मेरे पास में यहाँ पे कॉलम में हो गया है। अब इस कॉलम की जो हैच है वो अभी भी विंडो लेयर में है, जो कि मुझे हैच लेयर में चाहिए, तो मैं उसको सिलेक्ट करके हैच लेयर में डाल दूंगा। दूसरी बात, जब आप ये वाला जो कॉलम है हैच के साथ में अब कभी भी इसको कहीं भी प्लेस करना है तो आप कॉपी करके इसको यहाँ से और उस जगह पे रख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखा कि इसमें हैच करना और कॉलम बनाना सिंपल रेक्टेंगल्स बनाने वाला ही है। इसको फिर हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कहाँ कहाँ पे कॉलम्स चाहिए। बेसिकली जो आर्किटेक्चरली हम डालते हैं वो 13 फीट या 14 फीट या 12 फीट के स्पैन के डिस्टेंस में हम जितने भी कॉलम्स हैं वो डालते हैं। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम उसी स्पैन डिस्टेंस में वो कॉलम्स प्लेस करें। जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने इसके अंदर जहाँ जहाँ कॉलम्स आ रहे थे मैंने वहाँ वहाँ कॉलम्स प्लेस कर दिए हैं और उनको हैश भी कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अब मैं होप करता हूँ कि आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा हो। अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप जितनी भी आपने आज चीज़ें सीखी हैं इस लेवल तक आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और उसको आगे अपने स्किल्स को बढ़ाइए। इसमें एक कमांड मैंने आपको एक नई सिखाई है M2P। जिसने भी वो कमांड को देखा है उसको समझा है उसको कमेंट में प्लीज मेंशन कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप उसमें अटेंटिवली देख रहे हैं और हम उतना ही एफर्ट और लगाएं इसके अंदर। आगे वाली वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे कि इसमें किस तरह से आप फर्नीचर लेआउट कर सकते हैं, इसमें और हैचेस और कैसे करते हैं और डिटेलिंग इसमें और ऐड कैसे करते हैं। इसमें आपका एलिवेशन सेक्शंस और ये सब भी आगे आने वाला वीडियोस में आप देखेंगे सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे से इसको सीखेंगे। मैं होप करता हूँ कि आप अगली वीडियो में आप आएंगे और इसको और अच्छे से हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।